एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की ख़ुद मुख्ताराना हैसियत को ख़त्म करने के 2 साल के तकरीबन 2 साल 23 महीने के बाद जो है मुलाकात की है भारत नवाज़ कश्मीरी लीडरों से। इनमें से बेशतर को जब ये 5 अगस्त 2019 को हुआ था आर्टिकल 370 के तहत, जब मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म की गई थी, तो इनमें से बेशतर को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें कोई 3 महीने, कोई 1 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल तक रहा। बहरहाल गुज़िस्ता जो हफ्ते है तब से ख़बरें आनी शुरू हुई कि मोदी जो है वो कोई नई कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत का प्लान था मकबूजा कश्मीर की जब हैसियत ख़त्म की थी, उसके शायद जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए और आज उन्हें बुलाया गया। जब मुलाकात का जो एलामिया आया है उसमें ये कहा गया है कि ये बातचीत खासी कॉर्डियल रिलेशंस, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई और जो भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी अच्छी नहीं होती, क्या आप जुमले ख़त्म है भाई पे। तो उसके बाद जो कश्मीरी भारत नवाज़ कश्मीरी लीडर वहाँ गए, उन्होंने मुतालबा किया कि जो स्टेट हुड है, यानी जो ख़ुद मुख्ताराना हैसियत है मकबूजा कश्मीर की, वो वापस बहाल की जाए। जिस पे जवाब ये मिला कि पहले वहाँ जो डिलिमिटेशंस होंगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे, उसके बाद सोचा जाएगा कि ख़ुद मुख्ताराना हैसियत बहाल की जाए। कोई तसल्ली बख्श ज़ाहिर है जवाब नहीं मिला, मगर इस सारी सूरत हाल में कुछ भारतीय जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसका भरपूर तज्ज़िया ऑलरेडी कर दिया था। मसलन उसमें से एक हिंदू अखबार जो भारत का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसकी नेशनल एडिटर और डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैं सुहासिनी हैदर। उन्होंने लिखा था तफसील से एक आर्टिकल में, आज छपा भी है दी हिंदू में, कि क्या वजह हुई कि भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। अब ये पीछे हटे हैं या ये चाल है या ये जो है बैनुल अक़वामी बरादरी जिसने ख़ासा प्रेशर डाला, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई मकबूजा कश्मीर में। 213 दिन का इंटरनेट शट डाउन हुआ, जो कि शायद मॉडर्न डे एरा में किसी भी मुल्क में इतना बड़ा शट डाउन नहीं हुआ। उसके अलावा जो कश्मीरियों की हालत की गई, कश्मीरियों को सिक्योरिटी के नाम पे जिस तरह से उनकी तज़लील की गई, उसके अलावा वहाँ जो सूरत हाल बनी, मईशत के बारे में दावे किए गए थे कि मकबूजा कश्मीर की मईशत पर तवज्जो दी जाएगी। मईशत बिल्कुल बैठ गई। जो कश्मीरी हैं वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, वो बहुत बुरे हालात में हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं। तो आज इस सूरत हाल पे हमने सोचा कि जो भारतीय सहाफ़ी जिनका मैंने तस्करा किया, सुहासिनी हैदर दी हिंदू की, उन्हीं से बात की जाए। उनसे हमने तफसील से बात की और सबसे पहले मैंने उनसे ये पूछा कि सुहासिनी ये बताइए कि इस मुलाकात का पस मंज़र क्या है। मुबशर, शुक्रिया आपने मुझे आपके शो में शामिल किया। आई थिंक सरप्राइज इतना ज्यादा नहीं था कि जरूर लग रहा था कि गवर्नमेंट में थोड़ा सा रीथिंक हो रहा है। तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा था कि जैसे आप कह रहे थे कि एक जैसा उनका रुख था वो थोड़ा बदल गया था। अब इसके कई कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये रीजन है कि डोमेस्टिकली ये जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिलसिला है, जो इलेक्शंस की तरफ वो जाना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बगैर ये मेन स्ट्रीम पार्टीज ये नामुमकिन था। और आपको याद होगा कि इन मेन स्ट्रीम पार्टीज में आज जो 14 लीडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनवाइट किए थे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, उन 14 लीडर्स में से 5 ऐसे लीडर्स हैं जो गिरफ्तार किए गए थे अगस्त 5, 2019 में। 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं वहां पर। और तो ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट को लगा कि 2 साल में वो जो नहीं कर पाए हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए, वो अब इनके बगैर नामुमकिन। तो एक तरह से इनके साथ एक पॉलिटिकल आउटरीच है। लेकिन जैसे मैंने आज लिखा है हिंदू अखबार में, मुझे लगता है कि आज की तारीख में इस तरह का मीटिंग इस तरह की मीटिंग को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी है।
कि अभी आप अफगानिस्तान का सिचुएशन देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टॉक्स शुरू हुए हैं। तो ये एक मतलब वैक्यूम में नहीं हो रहा है जो कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि ये जो स्ट्रीम पार्टीज हैं जो बिलीव करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इलेक्शंस के लिए जाना चाहते हैं, उनके साथ इंगेजमेंट बहुत जरूरी। जी ये तफसील से बता रही थी पस मंज़र क्या है, मगर ये जो मुलाकात हुई है, जस्ट इमेजिन के मोदी का जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो ये है कि पीछे नहीं हटना जी। और 36 इंच की कितने 65 इंच की छाती है या पता जितने की भी है, हाँ, कहने के लिए तो 100 की भी कर सकते हैं, 100 की भी कर सकते हैं। तो मगर इस मामले पर वो पीछे हटे। तो मैंने सुहासिनी से पूछा कि कितना मुश्किल होगा मोदी के लिए सब कुछ हजम करना कि ये जो एक सेटबैक है। सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने अभी भी कहा है कि अगर इंडियन सरकार तालिबान के साथ बात कर सकती है तो क्यों ना वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात कर सकती है, और इनका ये रुख जरूर रहा है। अब क्या गवर्नमेंट इस तरह का यू टर्न ले सकती है? मैं तो कहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और ऐसा जरूर लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। आप देखिए, आज होम मिनिस्टर अमित शाह जो 2 साल पहले ट्वीट कर रहे थे कि ये लोग बुक्कर गैंग के पार्ट हैं, कि इनको एक गैंग बुलाया गया था, इन सब लीडर्स को, और कहा था कि ये इंडियन नेशनल ट्राई कलर में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आज वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल है, एंड आई थिंक डेमोक्रेसी में ये बहुत ही वेलकम स्टेप है जब गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि उनको लीडर्स जो हैं उनसे बात करना जरूरी वो समझते हैं, और इस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस ले जाना चाहते हैं। अब अगले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे कि किस तरह का टाइमलाइन हम देख रहे हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होगा मुबशिर, वो होगा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से छीना गया था अगस्त 5, 2019 में। हालांकि पूरा स्टेट वापस इकट्ठा तो नहीं आएगा, लद्दाख अभी भी अलग है, लेकिन ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक डीलिमिटेशन प्रोसेस है जो शुरू होगा कुछ महीनों के लिए, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होंगे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होंगे देखने के लिए कि क्या गवर्नमेंट इस प्रोसेस में बरकरार रहेगी। लेकिन सुहासिनी साहिबा, जैसे आपने खुद कहा, इनमें से कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो इसी मोदी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था, गुपकार गैंग का था, मतलब गद्दार कह दिया था सीधा सीधा। और आप कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल ही रीजंस हैं इनके साथ अब मिलके बैठ के बना। तो क्या रीजंस हैं कि जिन्हीं को आपने ही गद्दार कहा, आपने ही गिरफ्तार किया, अब उनके साथ बैठकर बातें हो रही हैं? देखिए, अब देखा जाएगा कि गवर्नमेंट कितना आउटरीच करना चाहती है, क्योंकि मीटिंग तो पहला ही मतलब कदम है इस तरह इस रास्ते में जाने के लिए। दूसरी बात ये है, जैसे आपने कहा कि ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने खुद कहा है कि ये इलेक्शंस देखना चाहते हैं, स्टेटहुड के रेस्टोरेशन देखना चाहते हैं। जैसे कुछ पार्टीज ने कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि कोई जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस या एक तरह से रिजर्वेशन ऑफ लैंड एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीरी रेजिडेंट्स के लिए, उस तरह के भी डिमांड्स उनसे आ रहे हैं अभी। तो कितना गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहता है? अब 370 आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए अपने पूरे हाल में उस पे गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है। उस पर केस तो जारी है, और उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम वहां पर लड़ेंगे, इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर से नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने ही इसको बर्खास्त किया था। लेकिन जो दूसरे पॉइंट्स हैं, स्टेटहुड पे, इलेक्शन पे, डिलिमिटेशन पे, और ये डोमिसाइल पे कि कौन कौन वहां पर रह सकते हैं, लैंड और एम्प्लॉयमेंट किन किन को प्रेफरेंस देंगे, कश्मीरी पंडित्स के रिहेबिलिटेशन पे, ये सब मुद्दे जो हैं ये इनके पॉलिटिकल प्रोसेस का एक पार्ट होंगी। तो मुझे लगता है कि हालांकि जो अगस्त 5 को हुआ था, जो गवर्नमेंट ने किए थे, इतने सारे डिफरेंट डिसीजंस हैं, उनमें से काफी डिसीजंस इरिवर्सिबल, लेकिन जो पार्टीज अभी डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सोचते हैं कि इन इश्यूज पे जिनका मैंने जिक्र किया था, उन पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी।
अच्छा, जिनसे मुलाकात हुई है, फ्रेंडली नहीं तो कम से कम हम नीम फ्रेंडली तो कह सकते हैं, जैसे भारत नवाज पार्टीज हैं। तो एक सवाल जरूर बनता है कि हुर्रियत की लीडर्स को इसमें क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, मैं कह रही हूँ पॉलिटिक्स, ये जाहिर है कि अगस्त 5 के बाद हमने ना हुर्रियत लीडर से ज्यादा कुछ सुना था, ना उन्होंने किसी तरह की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की है। और हुर्रियत खुद थोड़ी सी बिखरी हुई है, उनके लीडर्स इकट्ठे दिखते नहीं है। काफी सारे मतलब काफी अरसे के लिए डिटेंशन में रहते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये माना है कि पहले कदम में डेफिनेटली मेन स्ट्रीम पार्टीज को आउटरीच किया जाए। और आप देखिए कि जो 14 लीडर्स हैं वो इतने सारे पार्टीज को बिलोंग करते हैं, कुछ नई पार्टीज भी हैं वहां जम्मू कश्मीर में। तो ये नए सिरे से इनके साथ ये आउटरीच करना चाहते हैं। जहां तक हुर्रियत का सवाल है, पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने इंगेज किया है उनके साथ, लेकिन इस गवर्नमेंट में हमने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। हालांकि कुछ साल पहले जब होम मिनिस्टर श्रीनगर गए थे, उन्होंने कहा था कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं, हुर्रियत लीडर्स अगर मुझसे बात करें तो हम बात करने को तैयार हैं। उस वक्त हुर्रियत लीडरशिप तैयार नहीं थी। तो देखना पड़ेगा उनकी रेलेवेंस कितनी होगी, वो खुद कितना बाहर आएंगे, कितना वो पॉलिटिकल मैसेजिंग भेजेंगे। और जैसे मैंने कहा, अभी तो हम एक पहले कदम को देख रहे हैं जो जाहिर करता है कि 2 साल पहले जो हुआ था उससे गवर्नमेंट थोड़ा हट के सोच रही है। लेकिन जहां ये इसी रास्ते पे चलती रहेगी या इस तरह के मतलब जो गुफ्तगू हैं, मीटिंग्स हैं, वो चलते रहेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिर एक सवाल ये भी रहता है कि पहला कदम भी क्यों लिया गया है? क्या ये डोमेस्टिक है या ये इंटरनेशनल प्रेशर दुनिया को दिखाने के लिए है? तो ये सवाल भी पूछा था, जवाब सुनिए इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत नवाज कश्मीरी पार्टीज़ के लीडरों से आज मुलाकात की, और सवाल ये है कि क्या ये एक महज एक चाल है या एक पहला कदम है, और अगर पहला कदम है तो किस जानिब? हमारी बात हो रही है सुहासिनी हैदर साहिबा से, जिसने इसके ऊपर एक अच्छा आज आर्टिकल लिखा है द हिंदू न्यूज़पेपर में। और अगला सवाल यही था कि सुहासिनी साहिबा, आपने आगाज़ में ये कहा था कि इसका एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी है, तो वो एस्पेक्ट क्या है? कौन सा ये इंटरनेशनल प्रेशर है जो या डायनामिक्स हैं जिनकी वजह से ये हम मूवमेंट देख रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये तो माना है, जो भी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म भी की है, उन सब ने कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, कि वो रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट का इन्होंने किया था, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो क्रिटिसिज्म आई है वो रिस्ट्रिक्शंस पे आई है, लोगों को अरेस्ट करने पे आई है, या इंटरनेट शटडाउन पे आई है, या जिस तरह से मतलब एजुकेशन और वो सब बंद हो गया था। अब तो हालांकि कोविड कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से भी काफी शटडाउन हुए हैं, लेकिन जो उस तरह के एक्शंस थे गवर्नमेंट के, उनको रिवर्स करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जरूर बातचीत की थी। और इस पे तो हम देख रहे हैं कि हर दिन गवर्नमेंट भी काम कर रहा है कि रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो रही है। हालांकि और भी बहुत सारे अभी भी प्रिजन में हैं। इंटरनेट शटडाउन अब कम हो गए हैं। और तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो कोशिश तो कर रहे हैं इनको रिड्यूस करने के लिए। अब क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से है? मैं तो कहूँगी एक इनपुट जरूर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा है, क्योंकि मिस्टर मोदी भी इतना सारा घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरनेशनल लीडर्स से उनकी बातचीत चलती रहती है। तो ये जरूर है कि ये इनपुट रहा है। और वो भी ये भी मैं कहूंगी कि इस वक्त हालांकि अभी पब्लिकली ना तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ कहा है, ना इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कहा है। जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का बैक चैनल चल रहा। तो मुझे लगता है कि इन सब इनपुट्स को लेके उन्होंने डिसाइड किया कि यही वक्त सही वक्त है इस तरह के इनिशिएटिव।
अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की बात बीच में हो ही गई तो मैंने लगे हाथों उनसे ये ज़रूर पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कि क्या कोई बैक चैनल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में? देखिए मुबशर, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी तक 15 के करीब स्टोरीज ऐसे आए हैं काफी सीनियर पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से, सहाफी से और इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एजेंसी से, जिनमें उन्होंने कहा है कि ये बैक चैनल चल रहा है। इनकी कोई डिनायल नहीं है। जो पाकिस्तान की तरफ से एक डिनायल आई थी वो किस लेवल पे बातचीत हो रही है उस पे था कि आपके एनएसए उन दिनों में एसएपीएम ने कहा था कि मेरे साथ ये बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा मतलब कोई डिनायल नहीं है। और इसके अलावा यूएई के ऑनवॉय जो अमेरिका में है, उन्होंने खुद कहा है कि हम किसी तरह का मीडिएशन कर रहे हैं और यहाँ बैक चैनल डायलॉग चल रहा है। अब उसकी भी कोई डिनायल नहीं हुई है। अब आप देखिए कि फरवरी में जो सीज फायर निगोशिएट हुआ उसमें जो स्टेटमेंट आया था, मुझे लगता है उस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखना चाहिए, क्योंकि उस स्टेटमेंट में ये नहीं था कि मिलिट्री ने कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं। उसमें काफी और भी चीजें थी जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। और एक जॉइंट स्टेटमेंट को, साझा बयान को लाने के लिए ऑब्वियसली दोनों तरफ में किसी तरह की बातचीत हुई है एट अ हायर लेवल। अब थर्ड पॉइंट में कहूंगी कि आप रेटरिक को देख सकते। इंडिया की तरफ रेटरिक काफी सॉफन हुआ है पाकिस्तान के हवाले से। आपने देखा था यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे और पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया था। पाकिस्तान की तरफ जहाँ रेफरेंडम और प्लेबिसिट के बगैर ना बातचीत करने की बात हो रही थी, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको रोड मैप दिखा दे जम्मू कश्मीर में तब बातचीत हो सकती है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कहा है कि ये यू टर्न नहीं मानिए, ये आप समझिए कि जैसे हालात बदलते हैं हमारा भी रुख बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों तरफ पे। और ये इस तरह मुमकिन नहीं होता अगर किसी तरह का बैक चैनल कांटेक्ट नहीं चलता। जी वुसत साहब, आपने सुना सुहासिनी को, आप क्या कहते हैं? वुसत साहब का नेट चला गया है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होने वाला है। और ये इसलिए है, बहुत लोग कहते हैं कि जी नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि उनकी लेगेसी पीस हो। मोदी के लिए वो लेगेसी नहीं है। मोदी के लिए तो सिंपल एक एजेंडा है और वो आरएसएस का एजेंडा है। पाकिस्तानी हुकूमत शायद इस बात पर अब इतना नहीं बात करती, लेकिन वो बात वो भी हकीकत है। और वो है कि हम अपना रास्ता बनाएंगे, हम ये भी लेंगे, हम वो भी लेंगे। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। आई थिंक मोमेंटरली शायद थोड़ा सा प्रेशर डिफ्यूज़ करने के लिए, फिर डोमेस्टिकली, और इनकी सारी इनकी फॉरेन पॉलिसी भी डोमेस्टिक है, ठीक है। और अभी जो क्रिटिसिज्म हुई है मोदी की लगातार, किस चीज़ की वजह से हुई है? कोविड क्राइसिस की जो मिस हैंडलिंग हुई है। लोग ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी है गंगा की, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक कयामत का मंजर है। तो ये शायद उससे भी डिस्ट्रैक्ट करने की एक टैक्टिक है। मुझे नहीं लगता कि इसकी आई मीन अगेन आई विल बी वेरी हैप्पी अगर पीस हो, लेकिन मैं नहीं ख्याल कि किसी को पुर उम्मीद होना चाहिए, बिलखसूस कश्मीरियों को। बिल्कुल। और कीपिंग इन व्यू मोदीज रिकॉर्ड के जिस जगह वो मतलब या तो उसका पूरा पॉलिटिकल करियर देखो, या तो फिर अपनी विशफुल थिंकिंग देखो। मैं उसका पूरा पॉलिटिकल करियर देख रहा हूँ। वुसत साहब, आप क्या देख रहे हैं? मैं भी तकरीबन यही देख रहा हूँ। विशफुल थिंकिंग का आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है। बेसिकली आज उसने 1 इंच नहीं छोड़ा। ये जो हम कह रहे हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और ये हो गया, वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। आप अगर 5 अगस्त 2019 की जो अमित शाह वजीर दाखिला की तकरीर थी लोकसभा में, अगर आप दोबारा सुन लें तो उन्होंने यही कहा था कि हम फिलहाल जो है हालात ऐसे नहीं हैं, तो हम इसको मरकज के तहत ले रहे हैं, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं, और जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे हम इसको का जो स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। स्टेटहुड के दर्जे से क्या मुराद है? जम्मू और कश्मीर 370 नहीं, स्टेटहुड से मुराद ये है कि अब जो कश्मीर होगा उसको उतनी खुद मुख्तारी होगी जितनी उत्तर प्रदेश को है, जितनी महाराष्ट्र को है, जितनी राजस्थान को है, जितनी पंजाब को है। तो उतनी तो वो 5 अगस्त 2019 को ही वादा कर लिया था कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं हम उतनी दे देंगे। तो आज उन्होंने यही कहा है। अच्छा, इसके आगे भी उन्होंने गाजर लटका दी है कि जी अभी हल्का बंदियां जो हैं उस पर एग्री कर लें,
फिर आप इलेक्शन में भी हिस्सा ले लें, उसके बाद हम आपका स्टेटहुड बहाल कर देंगे। 370 नहीं, आसाम यूपी वाला स्टेटहुड। अच्छा, आसाम यूपी वाला स्टेटहुड से क्या फायदा होगा? यूपी में आप जो भी भारतीय शहरी जहां का भी है, आंध्रा का हो, तमिलनाडु का हो, वो जायदाद खरीद सकता है, कश्मीर में भी खरीद सकेगा। तो ये सूरत हाल है। हल्का बंदी जो है अब जो होगी उसमें आप देखेंगे कि जम्मू की 4 से 5 सीटें ये बढ़ाएंगे, ताकि पहली बार जम्मू की जो हिंदू अक्सरियत है वो नई रियासती असम्बली में वो एज हासिल करे जो वादी की मुसलमान अक्सरियत पे है। अभी आप ये देखेंगे। तो ये ब्रेक के बाद में थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है। वेलकम बैक। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो मुलाकात हुई है भारत नवाज कश्मीरी लीडरों की नरेंद्र मोदी के साथ, तो उसमें नरेंद्र मोदी ने जो कहा उन्होंने तकरीबन हाँ कर दी। मसलन उन्होंने कहा जी पहले हल्का बंदी कर लेते हैं। हल्का बंदी का मतलब यह है कि जम्मू की हिंदू अक्सरियत जो है उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो वादी की जो मुसलमान अक्सरियत है उसके साथ कम से कम पैरिटी हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवा लेते हैं। पहले इलेक्शन का मतलब यह है कि जो अब तक मैंने किया है वो लेजिटिमेसी उसकी जो है वो हो जाएगी, इसलिए कि आप भी उस इलेक्शन में स्टेक होल्डर हो जाएंगे। उसके बाद ये हुआ कि लद्दाख को अलहदा रखा जाएगा, नए सूबे में लद्दाख जो है वो अलहदा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कंसेशन देंगे कि 370 तो हम किसी सूरत नहीं कर सकते, बहर वो तो हमारा नज़रियाती मसला है, लेकिन आर्टिकल 371 के तहत हम जिस तरह शुमाल मशरक़ी रियासतों को मिल्कियत के इख्तियारात दिए गए कि बाहर का कोई बंदा जो है वो जायदाद नहीं खरीद सकता, हम आपको 371 के तहत वो इख्तियार दे देते हैं। इस पर भी ये खुश हो जाएंगे। ये सारे के सारे रहनुमा जो हैं, अगर इन्हें मोहल्ला कमेटी की, पंचायत कमेटी के चेयरमैनशिप की भी लालच दी जाए तो ये उस पर भी एग्री हो जाएंगे। जाएंगे कि आप अगर इन्हें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि जी ये 370 की बात करेंगे। 370 की महबूबा मुफ्ती ने बात करने की कोशिश की, फारूक अब्दुल्ला ने उसे चुप करा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है। अब मसला ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है, वो तो है, लेकिन मोदी अगर चाहे तो आज जो है रिवर्स कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे एंडोर्स कर देगी, वो कोई मसला नहीं है। तो सारा का सारा जो खेल है वो ये है कि तुझे मैं चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, अगले तेरे वजीर हो जाएंगे, तू किस चक्कर में है। ये वही खानवादे हैं जिनसे निजात दिलाने के लिए 370 खत्म किया गया था। अब यही खानवादे दोबारा नए अरेंजमेंट में आपके साथ गुल्ली डंडा खेलेंगे। और हालांकि जो है 370 खत्म करना इसलिए आसान है कि वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आया था, भारतीय पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी नहीं दी जब और इन्होंने नहीं करना। और यही आई एग्री विद वो सच एनालिसिस है। और अब हम यू टर्न लेके पाकिस्तान की जाने वापस आते हैं, जहां पर एक खुशखबरी है हमारे पास, आप माने या ना माने, और है कि वैसे तो पाकिस्तान में, दुनिया भर में माजूर अफराद को बहुत अनगिनत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो शायद आप और हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में एक मुश्किल कम हो गई है। और वो क्या है ये बताने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमैर अहमद साहब, जो डायरेक्टर हैं नाउ PDP की, जो एक ऐसा इदारा है, हमने काफ़ी दफ़ा कवर भी किया है, आपको अगर याद हो, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की राइट्स और इकोनॉमिक इंक्लूजन एट्सेट्रा पर काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस उमैर। थैंक यू। आप ज़रा बताएं कि ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आसान कर दिया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड होने में। अच्छा, ये बहुत अल्फाज हैं, इसका मतलब क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करना चाहूँगा ज़रा हट के भी और डॉन का भी, बिकॉज दे हैव बीन स्टैंडिंग विद अस और हमारे साथ खड़े रहे हैं जब कम लोग हमारे मंशूर और मैंडेट के साथ आए थे, माजूर लोगों के मैंडेट पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने का। जैसा आपने कहा, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है माजूर लोगों के लिए भी और इस मंशूर के लिए भी ऑफ इंक्लूजन, कि आज हमें ऐसी एक पॉलिसी मिली है स्टेट बैंक की तरफ से जिसमें हम माजूर लोगों की शमूलियत, माशी शमूलियत पे काम कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ये जो सफ़र है ये तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि हम एडवोकेसी करना चाहते हैं और माशी शमूलियत की पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं ताकि आपका फ्रेमवर्क जो हो वो इंक्लूसिव हो किस्म की माजूरी के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत और दुश्वारी ये थी कि लाइक एनी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत वक्त लगता है, आप जितना चाहेंगे भी, जो भी चाहते हैं, लेकिन इसमें वो दुश्वारी और दिक्कत यही आई।
लेकिन हम लगे रहे इस राह पे और हम काम करते रहे, और हम ये इस बात पे हैरान हैं और खुश भी हैं कि पिछले 6 महीने पे जितना रवानी और तेज़ी से काम हुआ है उसने हमारी एक्सपेक्टेशन को भी बहुत एक्सीड कर दिया। शुक्र है। इनफैक्ट सॉरी अपनी बातें मैं काट रहा हूँ, इससे पहले एक और भी रिफॉर्म हुआ था, मेरा ख्याल आपका इशारा वहाँ पर है, जहाँ पर स्टेट बैंक ने ये मुमकिन किया था कि जो मेंटली डिसऑर्डर्ड है, और ये लफ्ज़ उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, वो लोग भी बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि आप तो इस पे काम करते हैं, थोड़ी सी हमें भी इसके बारे में पता है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि इससे पहले ये जो अभी जो हाल में सर्कुलर आया है और 21 जून को ये आया है, उससे पहले माजूर अफराद को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था इतने एक सिंपल काम के लिए कि सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना है। और आप समझे कि अगर बैंक अकाउंट नहीं खोलते आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, और मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप फाइनेंशियल सिस्टम से आउट हैं, आपका हुक्का पानी बंद है, आप समझ सकते हैं। तो हमने दावत दी है आज मोहम्मद काशान साहब को भी, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, हम स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। काशान साहब, अगेन बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले अगर आप जाते बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो क्या रवैया इख्तियार करते हैं बैंक वाले, पॉलिसी क्या थी आपके लिए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जी। मुझे जो इशू अकाउंट खोलने में सबसे पहले ये फेस हुआ कि जब मैं बैंक में गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कमी थी पर्सन विद विजुअली इम्पेयर्ड के। ठीक, एग्जाम्पल एक विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होती है ब्रेल टेक्टाइल, जो फर्श पे लगती है, जिसको ब्लाइंड पर्सन वो जज करते हुए वहाँ तक, वो चीज़ नहीं थी। और दूसरी चीज़ स्टाफ बिहेवियर, यानी कि जब हम जाते थे तो बैंकिंग स्टाफ हमेशा हमें इग्नोर करता था। इग्नोर इसलिए करता था कि उनके पास ऑलरेडी इतनी रश होती थी, और दूसरी चीज़ कि उनके पास थोड़े से बैंकिंग स्टाफ के पास पर्सन विद डिसेबिलिटी को हैंडल करने के लिए कोई स्किल्स नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तीसरी चीज आते हैं अकाउंट्स ओपनिंग पे। अब अकाउंट जब ओपन हम लोग करते थे तो उसमें फोटो अकाउंट हमारा सिर्फ खुलता था, जिसमें ना हमें डेबिट कार्ड दिया जाता था, ना हमें क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, ना हमें एटीएम कार्ड दिया जाता था, ना हमें डिजिटल बैंकिंग की परमिशन थी। अब जाहिर सी बात है, दुनिया मूव कर रही है डिजिटलाइज की तरफ, तो हम लोग बिल्कुल बैक पर हो गए थे। अच्छा, अब जैसे अमाउंट निकलवानी है, मैं बैंक जाऊंगा, मैं जब बैंक जाऊंगा तो साथ में किसी को साथ लेकर ही जाऊंगा। जाहिर है, जब साथ में लेकर जाऊंगा तो अब हर कोई वर्किंग आवर में अवेलेबल तो नहीं होता, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरा कोई कजन ही क्यों ना हो, चाहे घर का कोई फर्द ना हो, वर्किंग आवर में वो अवेलेबल नहीं होता। अब बस यही इशू थे जी। हेलो। हाँ, तो मैं देख रहा था उमर, इतना तफसीलन ये सर्कुलर है कि मतलब, और मैं कहूँगा एम्बिशियस भी है। बैंक्स को थोड़ा वक्त तो लगेगा उन सब चीज़ों का, लेकिन जितनी आसानियाँ इसमें रखी गई हैं, मसलन रैम्प्स बनाई जाएंगी, जो एटीएम मशीन्स हैं उनकी हाइट कम की जाएगी ताकि व्हील चेयर वाले जो हैं वो उसको ऑपरेट कर सकें। फिर ये कि साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर होगा वहाँ पर, तो बैंक्स को ज़ाहिर है वक्त लगेगा, लेकिन अच्छी बात ये कि कम से कम शुरुआत हुई है। और अगर रेगुलेटर की जानिब से पॉलिसी दी जाएगी तो ज़ाहिर है बैंक्स भी अब मजबूर होंगे। बिल्कुल, मैं इसको 2 हिस्सों में बड़ा इंटरेस्टिंगली ब्रेक डाउन करूँगा। जो 6 महीने की मैंने आप लोगों से बात की थी, ये इतनी रवानी और तब्दीली इतनी तेज़ी से इसलिए आई है क्योंकि नंबर 1 शुक्रगुजार है हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया। बहुत खूब। फर्स्ट लेडी मिसेस समीना अलवी, जिन्होंने कहा कि इसको अपना पर्सनल मंशूर बना के आगे लेकर गई, और डॉक्टर रजा बाकिर, गवर्नर स्टेट बैंक, और मिस सीमा कामिल, डिप्टी गवर्नर, जिनकी दोनों की लीडरशिप की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा हुआ, और हमें ये एक बिल्कुल क्लियर पॉलिसी मिली जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 6 महीने हमारी टीम ने, पार्टनर्स ने बैंकिंग सेक्टर के साथ बैठ के काम किया। अब इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, 2 बड़े एरियाज हैं इसके। अच्छा, मैं 1 सेकेंड यहाँ पर जस्ट होल्ड यू, एक वक्फा लेना है, तो वक्फे के बाद आप जाए।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक नई और काफ़ी लिहाज से रेवोल्यूशनरी पॉलिसी, जिसके तहत माजूर अफराद को ज़्यादा आसानी से बैंकिंग नेट के अंदर शामिल किया जा रहा है। उमैर, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि इसके दो मेन एस्पेक्ट हैं, तो वो क्या? दो बड़े एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने बात की थी, एक है कैपेसिटी बिल्डिंग माजूर लोगों की, जिसमें उनको शऊर, तालीम और हुनर दिया जाए कि बैंकिंग सर्विसेज किस तरह इस्तेमाल करनी है और आपको बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा कैसे बनना है। दूसरी साइड पे कैपेसिटी बिल्डिंग है बैंकारी सेक्टर की, बैंक सेक्टर की, कि उनको होस्ट, उनके जो आपके ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, उनका स्टाफ जो होता है, उनको वो शऊर दिया जाए, जो कशान अभी बात कर रहे थे, ताकि वो किसी भी माजूर आदमी और जो अंदर आती है दरवाजे के, उससे बात कर सके, उससे डील कर सके, उससे एक बेहतर तरीके से पेश आ सके। तो इन दो बड़े एरियाज़ को हमने लिया, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंक्स, और इसको हमने 6 एरियाज़ के अंदर और फर्दर ब्रेक डाउन किया, जिस पे हमने पॉलिसीज़ बनाई। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी बेहतर करना, रसाई बेहतर करना। बेसिकली सिर्फ व्हीलचेयर रैंप तक महदूद नहीं होती ये बात, ये होती है आपकी ब्रेल, बिल्कुल टैक्टाइल वॉकिंग सर्विसेज, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मौजूद होना, साइनेज होना जहाँ लाइटें ऑन हो, एटीएम्स पे ब्रेल या वॉइस मैसेजेस, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी को आपको बेहतर करना, ताकि आपको ये नज़रिया ना हो कि सिर्फ अगर आप जिस्मानी तौर पे माजूर हैं तो आप वाहिद माजूरी में मुब्तला हैं, और लोग भी हैं जो माजूर हैं, जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में अपनी रसाई पैदा करना और एक्सेसिबिलिटी पैदा करना है, कि आपके पास जो फॉर्म्स मौजूद हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कि आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसके अंदर माजूर लोगों को उतने ही हकूक़ होने चाहिए जितने आम आदमी और औरत को होते हैं जिस पे माजूरी नहीं है, जो काशा ने फिर बात की। प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी। तीसरी चीज़ जिसके बारे में हमने बड़ी कोशिश की थी, बैंकिंग सेक्टर के लोगों को शऊर और सेंसिटाइजेशन देना, सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, यहाँ जाहिर है कि आपकी ये तो पिछले 6 महीने की बात है, आप तो काफ़ी टाइम से इस पर लगे हुए हैं, अमंग अदर थिंग्स। और ये क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि कैसे डील करना होता है, तो हम उनको बुरा भला किसी को नहीं कह रहे। जब आप की बातें होती थी से बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव से, तो क्या ऑब्जेक्शंस के एतराज़ है? क्योंकि बिल्कुल 6 महीनों में ये काम हुआ है, लेकिन 10 साल पहले भी हो सकता था। तो क्या आपको सुनते? देखिए, हम लोग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी थी, इग्नोरेंस की बात होती है, इसलिए हम ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहेंगे, बट बहुत बुनियादी चीज़ें ऐसी होती थी कि कोई जेब काट लेगा इनकी, कोई इनको धोखा दे देगा। अब ट्रीट ऐसे करना माजूर लोगों को कि कोई अडल्ट नहीं है, कोई बच्चे, हम जी बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं जिनको कोई और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वी आर वे पास दैट पॉइंट कि जहाँ हम इनको बच्चों की तरह ट्रीट करें। हमें एडल्ट्स मैच्योर का, अगर आपने एक डिसीजन बना लिया कि मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो आप एक 18 साल से ज़ायद उम्र के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं मुल्क के, जिसको पूरा हक पहुँचता है कि आप अपना अकाउंट खुलवा सकें, और वो रिस्क आप अपने सर लें। सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज दैट वी फेस्ड। और ये सबसे ज़्यादा चैलेंज आता था विजुअल इम्पेयरमेंट पे, चूँकि डेफ लोगों को आप थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी दे के और साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ साइन लैंग्वेज में आसानी दे सकते हैं। व्हीलचेयर यूजर्स को या फिजिकल डिसेबल्ड को आपने तो फिजिकल एक्सेस का मसला दे दी। आपने ब्लाइंड में ट्रस्ट का इशू आता था, जिसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया लैक ऑफ इंटेलिजेंस से, और वो हमें जो थी ना क्लैरिफिकेशन सामने लाना इस पॉलिसी के थ्रू बड़ी ज़रूरी थी, कि द चेंजेस दैट वी वांट टू मेक इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क प्राइमरीली इम्पैक्ट द रिजर्वेशंस दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज़ फॉर द ब्लाइंड, और वो हमने अबूर किए हैं विद दिस पॉलिसी फ्रेमवर्क प्राइमरीली। बाकी सब भी उसमें शामिल है डिसेबिलिटीज़, बट प्राइमरीली टू मेक श्योर कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हु आर विजुअली इम्पेयर्ड आर इंटेलिजेंट पीपल, अडल्ट्स हु कैन मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन हैंड। सो जो तीसरी बात मैंने आपसे की थी, सेंसिटाइज करना। चौथी और पांचवी बातें जो हैं वो हैं माजूर लोगों को हमें शऊर देना और उनको जॉब्स देना बैंकिंग सेक्टर के अंदर, खाली एज सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ताकि वो आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एज एम्प्लॉयज एंड नॉट जस्ट एज एम्प्लॉयज इन अ वेरी कन्फाइंड सेक्टर। आप कॉल सेंटर मतलब शोकेस एम्प्लॉय नहीं, आप उनको रिटेंशन के तरीके निकालें, उनके करियर डेवलपमेंट पे फोकस करें। ये पॉलिसी की खूबसूरती क्या है कि वो इस पे फोकस करती है। तो बैंक्स की एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसा था या नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ये बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करता था, जिसके लिए भी इस पॉलिसी के अंदर एक और फ्रेमवर्क बिल्ट इन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर बैंक को 30 सितंबर तक डेट दी गई है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क पास करेंगे जो ये 6 मुद्दों पे टच करेगा, और आपको इन सब पे एक पॉलिसी फ्रेमवर्क पास करके अपनी मैनेजमेंट को मैंडेट करना है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी। जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको 6 में से बताना चाहूँगा कि लोगों को नौकरी देना और करियर डेवलपमेंट करना तो बहुत ज़रूरी है, बट इनको फाइनेंशियल लिटरेसी
और हुनर, जॉब रेलेवेंट हुनर देना उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना बैंकिंग सेक्टर को तैयार। और इन सब पांचों चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, स्किल्स, जॉब्स और आपके सेंसिटाइजेशन को एक जगह पे दिखाने के लिए हमने एक मॉडल ब्रांच का कॉन्सेप्ट रेकमेंड किया कि हर बैंक को हर सूबे के अंदर एटलीस्ट एक मॉडल ब्रांच बनानी पड़ेगी जहां आपको ये चीज़ नज़र आई करती धरती भी। और ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। मेरा ख्याल है कि कोई हम में से ये ना समझे कि यार बस 6 महीने के अंदर ना हर बैंक ब्रांच में ये सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज कहीं कहीं तो रैंप तो दूर की बात, सीढ़ियाँ भी टूटी हुई थी। और फिर जाहिर है आपको अगर हाइट कम करनी है एटीएम्स की या वॉइस कमांड पे लेकर के आना है तो जाहिर है इनिशियली जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, ख़ास तौर पे जो लोकल बैंक्स हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही वो तो हाँ तो इसमें वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अच्छी बात है कि शुरुआत हुई हैं। और जैसे स्टेट बैंक ने दिया है कम्प्रीहेंसिव, मैं और थैंक यू सो मच आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का, आपका काशान साहब कि आप लोगों ने इतना इसके लिए एफ़र्ट की, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का इदारा वैसे भी एफ़र्ट करता है कि जो या फिज़िकली चैलेंज लोगों को हमारे माशरे में तो बिल्कुल ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको लेकर के आना, तो हैट्स ऑफ टू यू। पता है इसी पॉइंट पर सर, जहाँ तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है तो ये तो एक पहलू है, उसका और भी बहुत पहलू है जिस पर मेरा ख्याल है कि हमें अगले हफ्ते शायद बात करनी चाहिए। कि जैसे अगर आप रिटायर्ड पर्सन्स हैं, आपके लिए लोन लेना, आपको कहते हैं सैलरी स्लिप, आप कहाँ से सैलरी स्लिप लाएंगे, ये एक मसला होता है। दूसरी एक ज़ाती मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि मैं जब गया था कार लोन लेने के लिए तो कहा था कि जी एक और अकाउंट होल्डर का कोई विटनेस चाहिए। अच्छा, मैंने कहा मैं अपनी एहलिया के दे देता हूँ। वो रिजेक्ट इसलिए हुआ और उन्होंने मुझे खुद रिकमेंड किया कि आप ना करें, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी एहलिया है, क्योंकि वो खातून है, तो कहेंगे नहीं यार किसी मर्द को ले आओ। तो ये अब मुझे नहीं पता ऑफिशियल पॉलिसीज हैं, अनऑफिशियल पॉलिसीज हैं, लेकिन इस पर भी मेरा ख्याल है कि बात करनी, मेरा ख्याल 21वीं सदी में आई जाए तो अच्छी बात है। खातून जाती है तो उसको लोन नहीं देते, ये देखो ना, मतलब कि नहीं आपको कोई ना कोई मर्द साथ चाहिए। ये पॉलिसीज भी चेंज होने वाली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।